Chapter 26 See you soon बीवी। तो सोना उसकी बात को बीच में ही काट कर कहती है, वो तो ठीक है, पूछिए अपने बॉस से और बताए उनको कि मुझे यही तक बस जाना था, इससे आगे मैं खुद चली जाऊंगी। उसकी बात सुनकर वह फीमेल गार्ड सूर्या को कॉल लगा देती है और सूर्या को सब कुछ बता देती है। वही सोना अपना कान आगे कर उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश करने लगती है। फिर सामने से सूर्या कुछ कहता है, जिससे वो फीमेल गार्ड मोबाइल सोना की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, मैम बॉस आपसे बात करना चाहते हैं। अचानक से फीमेल गार्ड की बात सुनकर कि सूर्या उससे बात करना चाहता है, सोना औंधे मुंह सामने फ्रंट सीट की तरफ गिर जाती है। अब आगे फीमेल गार्ड की बात सुनकर सोना सीधे औंधे मुंह फ्रंट सीट पर गिरती है, जिसे देखकर फीमेल बॉडीगार्ड उसे जल्दी से संभाल कर उठाते हुए कहती है, क्या हुआ मैम, आप ठीक तो है ना, आपको चोट तो नहीं लगी। वही उस फीमेल गार्ड की बात सूर्या कॉल पर सुन लेता है और जैसे ही उसके कानों में ये आवाज जाती है कि सोना को कहीं चोट लगी है, सूर्या तुरंत अपनी गुस्से भरी सर्द आवाज में उससे पूछता है, क्या हुआ है, उसे कहाँ चोट लगी, मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे उसके जिस्म पर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं है। फिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम्हारे होते हुए बीवी को चोट लग गई। ये सुनकर वह फीमेल बॉडीगार्ड डर से कांपने लगती है और कांपते हुए होंठों से हकलाते हुए कहती है, सब सॉरी बॉस, वो मैम को ज्यादा नहीं लगी है, मैं मैम को सही सलामत उनके घर तक पहुंचा दूंगी। वही उसकी बात सुनकर सूर्या अपनी सर्द आवाज में कहता है, उसे कुछ न हुआ हो, इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना अपनी जान अपने हाथों से लेने के लिए तैयार रहना, अंडरस्टैंड। अब फोन दो उसे। उसकी बात सुनकर वह फीमेल बॉडीगार्ड के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह जल्दी से मोबाइल सोना की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, मैम बॉस है कॉल पर, ऐसे बात करना चाहते हैं, लीजिए बात कर लीजिए। ये सुनकर सोना कभी उस बॉडीगार्ड को देखती टुकुर टुकुर, तो कभी उसके हाथ में पकड़े मोबाइल को, और फिर एक गहरी सांस लेकर मोबाइल अपने कान से लगाते हुए कहती है, हेलो। वह इससे आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसे सूर्या की कठोर आवाज सुनाई देती है, कहाँ लगी तुम्हें चोट, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा, लगा ली ना अब खुद को चोट। ये सुनकर सोना गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, चुप हो जाए आप मिस्टर, जो भी नाम हो आपका, मुझे कोई चोट वोट नहीं लगी है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, और आप अपने इन सारे यमदूतों से कहिए कि अब मेरा पीछा छोड़ दे और यहाँ से वापस उल्टे पांव चले जाए, क्योंकि मैं इन्हें अपने घर तक नहीं लेकर जाने वाली। ये सुनकर सूर्या उसे गुस्से से कहता है, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें घर जाने की, तुम चुपचाप हॉस्पिटल जा रही हो मेरे गार्ड्स के साथ, मैं भी अभी निकल रहा हूँ हॉस्पिटल के लिए। ये सुनकर तो सोना को जैसे सदमा ही लग जाता है और वह जल्दी से उससे कहती है, वो हेलो मिस्टर, जो भी आपका नाम हो, आपको सुनाई नहीं देता क्या, मैंने कहा मुझे नहीं लगी है चोट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस सुकून से मेरे घर जाने दीजिए और अपने इन भाड़े के लोगों को वापस बुला लीजिए। ये सुनकर सूर्या तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, क्या कहा तुमने बीवी सुकून, राइट, वो तो तुम अब भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारे पति को सुकून रास नहीं आती, और जब मुझे रास नहीं आती तो फिर तुम्हारी जिंदगी में सुकून का क्या काम। इसलिए चलो एक इंटरेस्टिंग सा गेम खेलते हैं, क्यों न तुम्हारी जिंदगी से सारे सुकून ही छीन लेते हैं। ये कहकर सूर्या शांत हो जाता है। वही सोना को उसकी बातों को सुनकर ही अलग सी बेचैनी महसूस होने लगती है। वह अपनी कांपती हुई आवाज में कहती है, क्या मतलब है आपके कहने का, ऐसा क्या करने वाले हैं आप। तो सूर्या उसकी बातों में घबराहट महसूस करते हुए मुस्कुरा कर कहता है, ज्यादा कुछ नहीं किया बीवी, बस तुम्हारे किसी अपने की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है, और बाकी अपडेट्स तुमको अनाथालय पहुंचकर मिल ही जाएंगे। तो जाओ बीवी, क्योंकि अब से तुम्हारी जिंदगी की नई कहानी शुरू होने वाली है, जिसे तुम्हारा पति खुद ही डायरेक्ट करने वाला है। तो सोचो अपनी नई जिंदगी और उन पर आने वाली नई मुसीबतों के बारे में, और तब तक के लिए सी यू सून बीवी। ये कहकर वह कॉल काट देता है। वही सोना उसकी बात सुनकर अंदर तक कांप जाती है और सीधी कार से उतरकर बिना इधर उधर देखे और बिना किसी का जवाब दिए सीधे अनाथालय की तरफ भागती है। भागते हुए उसके मन में अनेकों ख्याल आ रहे होते हैं। पृथ्वी की हालत देखकर वह पहले ही बहुत घबराई हुई होती है। वह भागते हुए अंदर जाती है और वहां पहुंचते ही उसके कदम लड़खड़ाने लग जाते हैं, क्योंकि कोई भी उसे नजर नहीं आ रहा होता, सब तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है। वह अपने कांपते हुए होंठों से हकलाते हुए बहुत ही मुश्किल से कहती है, बाबा आप, और फिर सारी लाइट्स ऑन हो जाती है, जिससे सोना सामने का नजारा देखकर हैरान हो जाती है और उसकी आंखें नम हो जाती है। Chapter 27 आंखों में आए आंसू। वही सोना उसकी बात सुनकर अंदर तक कांप जाती है और सीधे कार से उतरकर बिना इधर उधर देखे और बिना किसी का जवाब दिए सीधे अनाथालय की तरफ भागती है। भागते हुए उसके मन में अनेकों ख्याल आ रहे होते हैं। पृथ्वी की हालत देखकर वह पहले ही बहुत घबराई हुई होती है।
वह भागते हुए अंदर जाती है और वहां पहुंचते ही उसके कदम लड़खड़ाने लग जाते हैं, क्योंकि कोई भी उसे नजर नहीं आ रहा होता, सब तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है। वह अपने कांपते हुए होंठों से हकलाते हुए बहुत ही मुश्किल से कहती है, बाबा आप। और फिर सारी लाइट्स ऑन हो जाती है, जिससे सोना सामने का नजारा देखकर हैरान हो जाती है और उसकी आंखें नम हो जाती है। अब आगे सोना जब सबको आवाज लगाती है तो अचानक ही सारी लाइट्स ऑन हो जाती है, जिससे सोना सामने पूरे हाल को देखते हुए हैरान हो जाती है और उसकी आंखें नम हो जाती है। तभी सभी लोग हाथों में बलून पकड़े और सिर पर टोपी लगाए बाहर आते हैं और जोर से चिल्लाकर कहते हैं, सरप्राइज। ये सुनकर सोना नाम आंखों से उन्हें देखने लगती है। इन कुछ ही पलों में सूर्या की बातों ने उसे इतना डरा दिया था कि वह उस घबराहट में ये भी भूल गई थी कि आज उसका डांस कंपटीशन की खुशी में सबने छोटी सी पार्टी रखने के बारे में बात की थी। वह उन सबको देखकर अपने आंखों में आए आंसुओं को पोंछती है और भागकर जाकर अपने बाबा के गले लगते हुए रोने लगती है। सोना ने आज दिन भर में जो कुछ भी देखा था और जो कुछ भी सूर्या ने उससे कहा था, वह उन सब की वजह से काफी डरी हुई थी, पर वह अपना डर कहती भी तो किससे। इसलिए उसे तो बस बहाना चाहिए था रोने का, जो उसे मिल चुका था। वह अपनी बाबा की बाहों में फुट फुट कर रोने लगती है। वही सब उसे रोते देखकर हैरान हो जाते हैं और सब छोड़ सभी लोग उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं। वही दाई माँ सोना को देखकर फिर से घबराने लग जाती है। उन्हें फिर से किसी अनहोनी का डर सताने लगता है। तभी दीनदयाल जी यानी कि सोना के बाबा सोना के सिर को प्यार से सहलाते हुए कहते हैं, क्या हो गया हमारी बच्ची को? लगता है मेरी सोना को हमारा सरप्राइज अच्छा नहीं लगा क्या? ये सुनकर सभी सोना को देखने लगते हैं और वही सोना को अब जाकर एहसास होता है कि उसने अपने दर्द के चक्कर में सबकी सरप्राइज का कबाड़ा कर दिया है। इसीलिए वह झट से अपने आंसू पोंछती है और अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए कहती है, नहीं नहीं बाबा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे आप सबका सरप्राइज बहुत पसंद आया और मैं रो कहा रही हूँ बाबा। ये तो खुशी के आंसू है। आप सबका प्यार देखकर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे, वरना आप तो जानते हैं न अपनी सोना को, वो रोने वालों में से नहीं रुलाने वालों में से है। ये कहते हुए वो मुस्कुराने लगती है तो सभी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं और दाई माँ सोना के पास मुस्कुराते हुए आकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, बिल्कुल हमारी सोना किसी से नहीं डरती। अब चलो ये सब छोड़ो और सब मिलकर चलो, मैंने जो सोना के लिए उसका फेवरेट चॉकलेट केक बनाया है उसे कट करते हैं, वरना मैं किसी को केक खाने नहीं दूंगी। ये सुनकर सोना और सारे बच्चे एक साथ चिल्ला कर कहते हैं, नहीं दाई माँ, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। और फिर सोना उन सब को देखते हुए कहती है, ठीक है, आप सब जल्दी से सब कुछ तैयार करके रखिए, तब तक मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ये कहकर वह मुस्कुराते हुए ऊपर चली जाती है अपने कमरे में। सोना का कमरा। जैसे ही सोना ऊपर अपने कमरे में आती है, वह बिस्तर पर पेट के बल लगकर फिर से रोने लग जाती है। पता नहीं क्यों उसके जहन में सिर्फ और सिर्फ सूर्या ही घूम रहा होता है। वह रोते हुए ही अपने डैडी को गोद में पकड़कर उसे देखते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया सोना, और किसी को कुछ भी नहीं होगा। ये कहकर सोना सीधे बाथरूम में फ्रेश होने चली जाती है। वहां पहुंचकर वह जैसे ही वह आईने के सामने अपना चेहरा धोने के लिए खड़ी होती है, उसे अपनी गर्दन पर सूर्या के दिए बाइट के निशान नजर आते हैं और उसके हाथ अपने आप उन बाइटिंग मार्क्स पर चले जाते हैं। सूर्या ने इतनी जोर से बाइट किया था कि उसके दांत पूरी तरह से सोना की बॉडी पर गड़ चुके थे और वो निशान अब नीले पड़ने लगे थे। वह उन्हें देखते हुए आईने में खुद के अक्ष को देखकर उसकी नजर अपने बाजू में सिगरेट के जलाने के निशान पर जाती है, जिसे देख वह दर्द भरी मुस्कुराहट में कहती है, नहीं सोना, तुम कमजोर नहीं पड़ सकती उनके सामने, तुमने बिल्कुल सही किया है उनको ना बोलकर। अगर आज तुम झुक जाती और उनकी वो घटिया सी शर्त मान लेती तो शायद हमेशा ही वो तुम्हारा फायदा उठा रहा होता, और वैसे भी उसने तुमसे जबरदस्ती शादी की है बिना तुम्हारी इजाजत के, तुम्हारा फायदा उठाया है उन्होंने। मैं कभी उनकी घटिया शर्त नहीं मानूंगी, चाहे वो इसके लिए जो भी कर ले। और फिर अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, हाँ, मैं कभी उनकी घटिया शर्त नहीं मानूंगी, नहीं कभी उनको अपना पति मानूंगी। अब मुझे खुद ही सब कुछ संभालना है, किसी को कुछ भी नहीं होने दूंगी। होटल का कमरा। वही दूसरी तरफ सूर्या होटल के कमरे में बैठा हुआ था। उसने अभी भी सिर्फ टॉवल बस पहना हुआ था और सोफे पर बैठा सोना के रूम की लाइव फुटेज देख रहा होता है। उसके एक हाथ में ड्रिंक का ग्लास था और उसी हाथ की उंगली में जली हुई सिगरेट फंसी हुई थी। वह सोना को टैडी के साथ बात करते हुए और रोता हुआ देखकर मुस्कुरा देता है और फिर अपनी आंखें बंद कर सोफे पर अपना सिर टिकाए हुए कहता है, बीवी तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? पर खैर, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अभी तुम जानती ही कितना हो अपने पति के बारे में।
और फिर अपनी आंखें खोलकर गुस्से से एकटक लैपटॉप को घूरते हुए कहता है, अगर जानती होती तो आज जो तुमने गलती की है वो शायद कभी न करती। बट डोंट वरी बीवी, गलती की सजा बहुत जल्द मिलेगी तुम्हें, और इतनी अच्छी तरह से मिलेगी कि दोबारा कभी छोटी सी भी गलती करने से पहले तुम्हें मेरी दी हुई सजा याद आ जाएगी। ये कहकर वह किसी को कॉल लगा देता है। कुछ रिंग में सामने से कॉल रिसीव होता है तो सूर्या सिगरेट के कश भरते हुए उससे कहता है, काम हो गया ना? तो सामने से ओमी उससे कहता है, हाँ हो गया। तुम्हारी बीवी का आशिक तो बिल्कुल अधमरा ही हो गया समझो अब। ये कहकर वह अपने सामने पड़े पृथ्वी को देखता है जो खून से लथपथ जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। उसकी बात सुनकर सूर्या तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, अब दिन बीवी को शौक देने की तैयारी करो, फिर कल से बीवी के बुरे दिन जो शुरू होने वाले हैं, जब तक वो मेरी रातें हसीन करने को तैयार नहीं हो जाती। ये कहकर वह लैपटॉप में सोना को कपड़े बदलते हुए देखने लगता है। वही ओमी उसकी बात सुनकर उससे कहता है, तू कभी नहीं सुधरने वाला कमीने। बीवी है तेरी और तू उसके लिए ऐसी डर्टी सोच रखता है। ये सुनकर सूर्या उससे कहता है, बीवी के लिए डर्टी थॉट्स नहीं आएंगे दिल में तो क्या तुम्हारे लिए आएंगे? और वैसे भी इकलौती बीवी है मेरी, जिसके लिए डर्टी सोच सिर्फ मुझे रखने का हक है। किसी और के सपने में भी ये ख्याल नहीं आना चाहिए वरना। ये कहते हुए वह जलती हुई सिगरेट को ही अपने हाथों से मसलने लगता है और कॉल कट कर देता है। और फिर बिस्तर पर जाकर अपनी आंखें बंद करके सोना जहां पर सोई थी उस जगह पर हाथ फेरते हुए कहता है, तड़प कर आएगी वो, मुझे मिल जाएगी वो, मेरी महबूबा। ऐसा गए हुए वह हेवलिश स्माइल लिए हुए ही सो जाता है। 28 नमित का गंदा टच। वही ओमी उसकी बात सुनकर उससे कहता है, तू कभी नहीं सुधरने वाला कमीने। बीवी है तेरी और तू उसके लिए ऐसी डर्टी सोच रखता है। ये सुनकर सूर्या उससे कहता है, बीवी के लिए डर्टी थॉट्स नहीं आएंगे दिल में तो क्या तुम्हारे लिए आएंगे? और वैसे भी इकलौती बीवी है मेरी, जिसके लिए डर्टी सोच सिर्फ मुझे रखने का हक है। किसी और के सपने में भी ये ख्याल नहीं आना चाहिए वरना। ये कहते हुए वह जलती हुई सिगरेट को ही अपने हाथों से मसलने लगता है और कॉल कट कर देता है। और फिर बिस्तर पर जाकर अपनी आंखें बंद करके सोना जहां पर सोई थी उस जगह पर हाथ फेरते हुए कहता है, तड़प कर आएगी वो, मुझे मिल जाएगी वो, मेरी महबूबा। ऐसा गए हुए वह हेवलिश स्माइल लिए हुए ही सो जाता है। अब आगे कुछ देर बाद सोना रेडी होकर नीचे आती है तो सब उसके ही आने का इंतजार कर रहे होते हैं। इसके आते ही सारे बच्चे भागकर उसके पास जाते हैं। तभी वहाँ पर म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है और सभी बच्चे उसे पकड़कर गोल गोल घुमाने लगते हैं। वही सोना भी बच्चों के साथ नाचने लगती है और सभी बुजुर्गों को भी पकड़कर अपने साथ ले आती है और सबसे डांस करवाने लगती है। सभी बड़े भी सोना और बच्चों के साथ मिलकर डांस करने लगते हैं। वही डांस करते करते सोना की नजर नमित पर जाती है जो उसे ही डांस करते हुए देख रहा होता है। हालांकि नामित की नजर तो बहुत गंदी तरीके से सोना को घूर रही होती है, पर सोना उसकी नजर का मतलब नहीं समझ पाती और उसे भी सबके साथ डांस करने के लिए बुलाने का इशारा करने लगती है। वही नमित जानबूझकर उसके इशारे को न समझने का नाटक करने लगता है तो सोना डांस करते हुए ही बच्चों के साथ जाकर नमित को भी अपने साथ खींच लेती है। वही नामित जानबूझकर सोना के खींचने पर गिरने की एक्टिंग करते हुए सोना के कमर को थाम लेता है और अपना हाथ फेरा देता है, जिससे सोना को अचानक ही अजीब सा महसूस होता है और वह तुरंत झट से 2 कदम पीछे हो जाती है और नमित को देखती है जो नॉर्मल ही सबके साथ डांस कर रहा होता है। ये देखकर सोना अपने ख्यालों को झटक देती है और फिर से सबके साथ डांस करने लगती है। तभी दाई माँ उन सबके डांस को रोकते हुए म्यूजिक ऑफ करने का इशारा कर देती है और सबके बीच जाकर सबको रोकते हुए थोड़ी ऊंची आवाज में कहती है, बस बस कीजिए अब आप सब लोग, और कितना डांस करेंगे, देखिए काफी रात होने को आए हैं, चलिए सब केक कट करते हैं और फिर सबको खाना भी तो खाना है कि नहीं। ये सुनकर सभी बच्चे एक साथ कहते हैं, खाने के बाद आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम। ये कहकर सब शोर मचाने लगते हैं तो सोना उन सबको देखकर खुश होते हुए अपना सिर हिलाकर कहती है, ओके ओके बच्चा पार्टी लो, आज की आइसक्रीम की पार्टी आप लोगों की सोना दी की तरफ से। पर चलो पहले दाई माँ का बनाया टेस्टी टेस्टी केक खाते हैं, उसके बाद सब खाना कंप्लीट फिनिश करेंगे तभी आप सबको आइसक्रीम की पार्टी मिलेगी। ये कहकर वह सभी बच्चों को देखने लगती है तो सारे बच्चे एक साथ चिल्लाकर कहते हैं, और दीदी देंगी आइसक्रीम पार्टी। फिर सब मिलकर एक साथ केक कट करने के लिए चले जाते हैं और सोना सब बच्चों के साथ मिलकर केक कट करती है और सभी को खिलाती है। फिर कुछ देर बाद सभी खाना खाने के बाद अनाथालय के बाहर जो छोटा सा गार्डन बना हुआ था वहाँ बैठकर बातें करने लगते हैं। सभी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी सोना अचानक से उठकर खड़ी होते हुए कहती है, ओ तेरी, मैं तो भूल ही गई थी बाबा,
मुझे तो सबके लिए आइसक्रीम लाने जाना था, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये कहकर वह उठकर जाने लगती है तो दाई माँ उसे रोकते हुए कहती है, सोना बेटा रुको, देखो रात काफी हो गई है, इतनी रात को जाना सही नहीं होगा और सारी दुकानें भी अब तक बंद हो चुकी होंगी। तुम कल सबको आइसक्रीम खिला देना, बच्चों के भी सोने का टाइम हो गया है। ये सुनकर सभी बच्चों में से एक बच्चा जिसका नाम विक्की था, वह बीच में ही बोल पड़ता है, नहीं दाई माँ, आप ओल्ड हो चुकी हो, हम अभी नहीं सोने वाले। और सोना दी, आपने प्रॉमिस किया था आइसक्रीम का, एंड प्रॉमिस पूरा न करना बैड मैनर्स होते हैं। ये कहकर वह घूर कर दाई माँ को देखने लगता है तो दाई माँ भी उसे आंखें दिखाते हुए कहती है, चुप कर नालायक, मुझे ओल्ड कहता है पिद्दी भर का छोरा, और जुबान तो देखो इसकी। ये कहकर वह विक्की के कान पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है तो विक्की सोना के पीछे छुपते हुए कहता है, यस यू ओल्ड वुमेन, ओल्ड को ओल्ड ही कहा जाता है, न्यू थोड़ी ना बोलेंगे। ये कहकर वह अपनी जीभ निकाल कर दाई माँ को चिढ़ाने लगता है। उसको ऐसा करते देखकर सभी हंसने लगते हैं। वही सोना विक्की को अपने सामने लाते हुए कहती है, विक्की मैंने क्या सिखाया था तुम सबको, बड़ों से हमेशा रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, बोला था या नहीं। ये कहकर वह सभी बच्चों को देखने लगती है तो सभी बच्चे एक साथ कहते हैं, सॉरी दीदी। पर विक्की कुछ नहीं कहता और बाकी बच्चों को घूरने लगता है तो सोना फिर से उससे कहती है, विक्की। तो विक्की सोना की बात मानकर दाई माँ के सामने जाकर कान पकड़ते हुए कहता है, मैं सिर्फ अपनी जीएफ के कहने पर आपको सॉरी बोल रहा हूँ, ओके सॉरी दाई माँ। ये कहते हुए वह मुंह बनाने लगता है। वही उसके मुंह से सोना के लिए जीएफ सुनकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो विक्की उन सब को हंस देखकर उन सब से पूछता है, आप सब हंस क्यों रहे हैं? सोना दीदी कितनी ब्यूटीफुल है, मैंने आज तक उनके जैसी कोई ब्यूटीफुल गर्ल नहीं देखी, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं बड़ा होकर सोना दीदी को ही अपनी जीएफ बनाऊंगा। ये कहकर वह सबको प्रॉडली देखने लगता है, जैसे उनसे कोई बहुत बड़ी फ्यूचर प्लानिंग कर ली हो। वही सोना हंसते हुए उसके पास जाकर घुटनों के बल बैठकर उसे कहती है, हाँ हाँ बन जाना मेरे बीएफ और बना लेना मुझे अपनी जीएफ, पर पहले अपनी हाइट तो मेरी जितनी बढ़ा लो। ये सुनकर विक्की सामने के टेबल पर चढ़ जाता है और सोना को देखते हुए कहता है, लो हो गई अब मेरी हाइट आपसे भी ऊंची, अब तो बनोगी न अब आप मेरी जीएफ। ये सुनकर सभी हैरानी से विक्की को देखने लगते हैं। ये छोटा सा 5 साल का बच्चा सोना को अपनी जीएफ बनाने के लिए क्या क्या दिमाग लगाए जा रहा होता है। तभी सोना उसे देखकर हंसते हुए कहती है और उसे टेबल से नीचे उतारते हुए कहती है, बस करो मेरे छोटे से फ्यूचर बीएफ। और फिर बाकी लोगों की तरफ देखकर कहती है, आप सब लोग यहीं पर रुकिए, मैं बस पतली ही शॉप पर जा रही हूँ, जल्दी ही वापस आ जाऊंगी, आप सब फिक्र मत कीजिए। बस यूँ गई और यूँ आई। ये कहकर वह जाने लगती है तो सोना के बाबा उसे रोकते हुए कहते हैं, रुको सोना बेटा, इस टाइम पर तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं रहेगा, तुम्हारी दाई माँ बिल्कुल सही कह रही है। ये सुनकर सोना उनसे कहती है, पर बाबा बच्चों का बहुत मन है और मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती। ये कहकर वह बच्चों की तरफ देखती है जो उसे ही उम्मीद से देख रहे होते हैं। वही नामित तभी मौके का फायदा उठाते हुए कहता है, कोई नहीं पापा, मैं हूँ ना, मैं चला जाता हूँ सोना के साथ आइसक्रीम लाने, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना किसी को। ये सुनकर दाइमा नामित को घूर कर देखने लगती है। 29 नमित का घटिया प्लान, रूडी की एंट्री। ये कहकर वह जाने लगती है तो सोना के बाबा उसे रोकते हुए कहते हैं, रुको सोना बेटा, इस टाइम पर तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं रहेगा, तुम्हारी दाई माँ बिल्कुल सही कह रही है। ये सुनकर सोना उनसे कहती है, पर बाबा बच्चों का बहुत मन है और मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती। ये कहकर वह बच्चों की तरफ देखती है जो उसे ही उम्मीद से देख रहे होते हैं। वही नामित तभी मौके का फायदा उठाते हुए कहता है, कोई नहीं पापा, मैं हूँ ना, मैं चला जाता हूँ सोना के साथ आइसक्रीम लाने, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना किसी को। ये सुनकर दाई माँ नमित को घूर कर देखने लगती है। अब आगे नामित की बात सुनकर सोना और बाकी सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। वही दाई माँ नमित को गुस्से से घूरने लगती है और जैसे ही कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती है, उन्हें दीनदयाल जी की बात सुनाई देती है। अरे वाह, फिर तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है बेटा, जाओ तुम सोना के साथ चले जाओ, तुम साथ जाओगे तो फिर कोई फिक्र की बात नहीं है, क्यों? ये कहकर वह सबकी तरफ मुस्कुराते हुए देखते हैं तो सब अपना सिर हाँ में हिला देते हैं। वही दाई माँ भी मजबूरी में कुछ कह नहीं पाती और हाँ में अपना सिर हिला देती है। वही सबकी मंजूरी पाकर नमित के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है और वह वैसे ही मुस्कुराते हुए सोना से कहता है, चले सोना। तो सोना उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और हाँ में अपना सिर हिला कर कहती है, रुको मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। ये कहकर वह अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद सोना अपना बैग लेकर आती है और नमित के साथ उसकी कार में बैठकर आइसक्रीम पार्लर के लिए निकल जाती है।
वही कुछ देर बाद कार में नमित सोना को देखता है और फिर उसके दिमाग में कुछ एविल प्लानिंग चलने लगती है। वह अनाथालय से कुछ दूर पर एक टर्न लेता है तो सोना उससे पूछती है, ये कौन सा रास्ता है नमित भैया? तो सोना के मुंह से फिर से भैया सुनकर नमित की पकड़ स्टीयरिंग पर कस जाती है, पर वह फिर भी खुद को कंट्रोल कर नॉर्मली मुस्कुराते हुए सोना से कहता है, ये शॉर्टकट है सोना, यहाँ से हम जल्दी पहुँच जाएंगे। उसकी बात सुनकर सोना कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप खिड़की से बाहर देखने लगती है। तभी नमित अचानक से गाड़ी पर ब्रेक मारता है जिससे सोना का सिर सामने डैशबोर्ड से टकरा जाता है और हल्का सा कट लग जाता है। वही नमित उसे ऐसे देखकर हड़बड़ी में उसे संभालते हुए कहता है, सॉरी सोना, तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं ये कार को क्या हो गया अचानक से। ये कहकर वह उसके बैक साइड के नेक के नीचे की एरिया पर हाथ फिराने लगता है, क्योंकि सोना ने जो कुर्ती पहन रखी थी उसकी बैक नेक काफी डीप थी। उसके छूने का एहसास होते ही सोना झट से पीछे हट जाती है और उससे कहती है, कोई बात नहीं नमित भैया, आप फिर से स्टार्ट करके देखिए, बच्चे सब वेट कर रहे होंगे। ये कहकर वह खिड़की से सटकर बैठ जाती है। वही उसके ऐसे रिएक्शन को देखकर नमित को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से से अपने दांत पिसते हुए कहता है, अब मैं चेक करके आता हूँ। ये कहकर वह सीट बेल्ट निकाल कर बाहर निकल जाता है कार से और कार की बोनट खोलकर उस कार में किसी को कॉल करने लगता है। कुछ देर बाद कॉल पर बात करने के बाद नमित के फेस पर गहरी स्माइल आ जाती है और वह बोनट को बंद कर सोना को देखते हुए तिरछा मुस्कुरा कर कहता है, अब कैसे बचोगी सोना डार्लिंग? अब तो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा और वो है मेरी बाहों में आने का। ये कहकर वह सोना की तरफ की डोर को ओपन करता है और उससे कहता है, सोना तुम यही रुको, इंजन शायद गर्म हो गई है, मैं किसी से हेल्प मांग कर आता हूँ या फिर आसपास चेक करता हूँ हेल्प के लिए। ये सुनकर सोना बस अपना सिर हाँ में हिला देती है। उसे तो बस अब घर पहुँचने की टेंशन हो रही होती है, क्योंकि रास्ता काफी सुनसान था और रात भी काफी हो चुकी थी। कुछ देर तक सोना नमित का वेट करती रहती है, पर फिर भी वह नहीं आता। सोना अपना बैग निकाल कर उसमें अपना मोबाइल ढूंढने लगती है, पर आज शायद उसकी किस्मत भी उसके साथ नहीं थी। वो मोबाइल भी रूम में ही भूल कर आ गई थी। जल्दबाजी में वह खुद से ही मोबाइल न मिलने पर बड़बड़ाते हुए कहती है, ओ मैया, आज ही सब कुछ गड़बड़ होना है क्या? अब मैं मोबाइल भी कमरे में ही भूल गई। अब मैं बाबा को कैसे इन्फॉर्म करूं कि हम यहाँ फंस चुके हैं? सोना ये सब सोच ही रही होती है कि तभी कुछ गुंडे उसी रास्ते पर गुजर रहे होते हैं। वह अचानक से ही सोना की कार के पास आकर अपनी जीप रोक देते हैं और जीप से उतरकर सोना की कार के चारों तरफ घूमने लगते हैं। उनके हाथों में दारू की बोतलें थी और सभी ने लगभग बहुत ज्यादा पी रखी हुई थी। सोना जब उन लोगों को देखती है तो उसकी सांस ही अटक जाती है। गुंडे सोना की कार को घेर कर चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं। तभी उनमें से एक गुंडा अपने हाथ में पकड़ी शराब की बोतल से शराब की घूंट भरते हुए उससे कहता है, यार कार तो मस्त लग रही है, पर कार के अंदर जो माल बैठा है ना, एक तो उससे भी ज्यादा बवाल लग रही है। वही उसकी बात सुनकर दूसरा गुंडा उसे देखते हुए कहता है, हाँ यार, बात तो तूने बिल्कुल सही कही है। शराब तो अपने पास बहुत है, पर बस शबाब की कमी थी, पर अब वो कमी भी दूर हो जाएगी। ये कहकर वह गंदी नजर से सोना को घूरने लगता है। वही सोना अंदर बैठी उन सबकी बातों को सुन तो नहीं पा रही थी, पर उन्हें देखकर ही सोना को उनके इरादों का पता लग चुका था। वह अंदर से डरने लगी थी और डरते हुए ही भगवान को याद करते हुए कहती है, हे कान्हा जी, सारे दुख आज ही के दिन के लिए बचा कर रखा था क्या आपने अपनी सोना के लिए? एक तो ये नमित भैया भी पता नहीं कहाँ चले गए हैं। वही पास के ही पेड़ के पीछे खड़ा नमित ये सब देखकर तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, अब देखो सोना डार्लिंग, आगे आगे होता है क्या? इतना मजबूर कर दूंगा तुम्हें कि तुम खुद मुझे खुद को सौंप देगी। ये कहकर वह सामने उन गुंडों को कुछ इशारा कर देता है। तभी अचानक से उसे कार में हलचल महसूस होने लगती है। वह जैसे ही सामने देखती है तो उन लड़कों में से एक लड़का सोना की तरफ की खिड़की को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर सोना घबरा जाती है और कार की डोर को कस पकड़ लेती है। वही वो लड़के डोर न खुलने पर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो उनमें से एक लड़का कार की विंडो पर जोर से हाथ मारते हुए कहता है, साला दरवाजा लॉक करके बैठी है ये तो अंदर, अब क्या करे? तो उनके साथ का एक लड़का जीप में से लकड़ी का डंडा निकाल कर लाते हुए कहता है, कोई ना, आज तो इस माल का मजा लेकर ही मानेंगे। ये कहकर वह जैसे ही कार में सोना की डोर की तरफ के विंडो पर उस डंडे से मारने के लिए जाता है। सोना उसे ऐसा करते देखकर घबरा जाती है और झट से उस लड़के के दरवाजे के नजदीक आते ही कार का दरवाजा खोलकर दरवाजे से ही उस लड़के को धक्का मारकर सड़क की ओर भागने लगती है। वही उसको भागता देखकर वो लड़का बाकी को देखते हुए कहता है, अबे पकड़ो उसे, भाग रही है, हाथ से निकलनी नहीं चाहिए वरना समझो सबके सब गए।
उसकी बात सुनकर सभी लड़के सोना के पीछे दौड़ लगा देते हैं उसे पकड़ने के लिए। वही कुछ देर बाद सोना उन सब से बचकर भागते भागते थक कर गिर जाती है, जिससे उसके घुटनों पर चोट लग जाती है। तभी वो सारे लड़के जो कि सोना के पीछे ही थे, वो तुरंत सोना के पास पहुंच उसे चारों तरफ से घेर कर खड़े हो जाते हैं। वही सोना उन लोगों को देखकर जमीन पर ही पीछे खिसकने लगती है। उसकी आंखों से आंसू निकल गए थे घुटने में गहरी चोट लगने से दर्द के कारण, पर वो उन सब से बचने के लिए खड़ी होने की कोशिश करने लगती है पर हो नहीं पाती। तभी उनमें से एक लड़का सोना के हाथों पर अपने पैर रखकर जूते से मसलते हुए कहता है, बहुत भाग लिया जाने मन, अब तक गई होगी, चलो अब चलकर थोड़ा हमारी भी थकावट दूर कर दो। ये कहकर वह जैसे ही सोना के फेस को टच करने वाला होता है, वहाँ पर एक गन शॉट की आवाज गूंजती है और गोली उस लड़के के हाथ के आर पार हो जाती है, जिससे वह लड़का चीख पड़ता है। वही सोना जैसे ही गन शॉट की आवाज सुनती है, घबराहट में अपने दोनों कानों पर हाथ रख लेती है। तभी जब सब सामने देखते हैं तो एक हैंडसम सा कूल बॉय टाइप की पर्सनैलिटी का लड़का खड़ा हुआ था, जिसने कानों में ईयरिंग डाल रखी थी और दिखने काफी हैंडसम था, और उसके हाथों में ही गन थी और गोली भी उन्होंने ही चलाई थी। वह लड़का मुस्कुराते हुए सोना के पास आता है और घुटनों के बल बैठकर सोना को ऊपर से नीचे तक देखता है। वही सोना आंखें बंद किए कानों में हाथ रखे वैसी ही जमीन पर बैठी हुई थी। वही वह लड़का उसे ऐसे देखकर मुस्कुराते हुए उसके कानों से उसका हाथ हटा देता है और उसे देखते हुए स्माइल करके कहता है, डरो नहीं भाभी, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आ गया हूँ ना, अब आप अपनी आंखें खोल सकती हो। वही उसकी बात सुनकर और किसी का टच अपने हाथों में महसूस कर सोना झट से आंखें खोलकर सामने देखती है तो उसे हैंडसम सा वह लड़का उसके सामने ही बैठा हुआ नजर आता है। वह उसके मुंह से अपने लिए भाभी सुनकर उसे टुकुर टुकुर सवालिया नजरों से देखने लगती है। तो उसकी नजरों के सवालों का मतलब समझते हुए वह लड़का मुस्कुराते हुए सोना से कहता है, हेलो भाभी, मैं आपका प्यारा और इकलौता देवर रुद्र हूँ। यू कैन ऑल्सो कॉल मी रूडी। ये कहकर वह प्यारी सी स्माइल लिए सोना को देखने लगता है। वही सोना अब भी कंफ्यूजन में उसे घूरे जा रही होती है। चथटी सूर्या राणा की बीवी है वो। वही उसकी बात सुनकर और किसी का टच अपने हाथों में महसूस कर सोना झट से आंखें खोलकर सामने देखती है तो उसे हैंडसम सा वह लड़का उसके सामने ही बैठा हुआ नजर आता है। वह उसके मुंह से अपने लिए भाभी सुनकर उसे टुकुर टुकुर सवालिया नजरों से देखने लगती है। तो उसकी नजरों के सवालों का मतलब समझते हुए वह लड़का मुस्कुराते हुए सोना से कहता है, हेलो भाभी, मैं आपका प्यारा और इकलौता देवर रुद्र हूँ। यू कैन ऑल्सो कॉल मी रूडी। ये कहकर वह प्यारी सी स्माइल लिए सोना को देखने लगता है। वही सोना अब भी कंफ्यूजन में उसे घूरे जा रही होती है। अब आगे रूडी सोना को देखता है जो उसे ही सवालिया नजरों से देख रहा होता है। वह उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, डोंट बी स्कैर्ड भाभी, मैं आपको कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा, वरना मेरे बड़े भाई मिस्टर आरोगेंट मुझे उल्टा टांग देंगे छत पर। और वैसे भी मुझे 24/7 आपकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी दी गई है, और मेरे रहते कोई आपको चोट पहुंचाए और मैं बस देखता रहूं, ये तो हो ही नहीं सकता ना भाभी। ये कहते हुए वह सोना के हाथों को देखता है जिसको उस गुंडे ने अपने जूते से रौंद दिया था, और सोना के हाथों में गहरी चोट आ गई थी। सोना भी जब अपने हाथों को देखती है, वह उसे उठाने की कोशिश करती है तो उसे अपने हाथों में बहुत तेज दर्द महसूस होता है और वह जोर जोर से चिल्लाकर रोने लग जाती है। उसे इतनी जोर से रोता देखकर रूडी झट से सोना को चुप कराते हुए कहता है, अरे यार भाभी, रो क्यों रही हो? आई नो दर्द दे रहा होगा, पर इस तरह चिल्ला चिल्ला कर रोकर मेरे कानों में दर्द पैदा कर रही हो आप। प्लीज चुप हो जाओ, देखो आप उठो पहले तो यहाँ से। ये कहकर वह उसे संभाल कर उठाता है और अपनी कार के पास ले जाकर कार की बोनेट पर बिठा देता है और उसे अपना रुमाल निकाल कर देते हुए कहता है, अब रोना बंद करिए और कुछ देर शांति से यहीं पर बैठिए, मैं जरा इन लोगों को उनकी करनी का फल देकर आता हूँ, और रोइए मत प्लीज। ये कहकर वह पीछे पलटकर उन लड़कों को देखता है। वही वो लड़के रूडी को देखकर घबरा गए थे, क्योंकि रूडी के हाथों में गन थी और वह पहले ही उनके एक आदमी के हाथों को शूट कर चुका था। वही रूडी अपनी गन को वापस अपने कमर के पीछे रखते हुए कहता है, हाँ यार, तुम जैसे तुच्छ प्राणियों के लिए मुझे नहीं लगता मेरी मडोना की जरूरत पड़ेगी, तुम सब के लिए तो मेरे हाथ ही काफी है। उसकी बात सुनकर उनमें से एक लड़का आगे आते हुए कहता है, कभी भी दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए, और तूने तो खुद अपनी मौत को नेवता दिया है हमारे और इस लड़की के बीच आकर। तभी दूसरा लड़का बोलता है, सोचा था पहले इस लड़की का भरपूर मजा चखेंगे और फिर इसको कहीं ले जाकर बेच देंगे, पर तू बीच में मरने चला आया। हमसे कहता तो हम तुझे भी इसका स्वाद चखने का पूरा मजा देते, पर तू तो इसका कोई सगा वाला निकला बे, और बेवकूफ भी।
तभी तू गन छोड़कर हाथों से लड़ना चाहता है हमसे। क्या बिगाड़ लेगा बे तू हमारा? देख नहीं रहा हम तीन और ये एक? बहुत नाइंसाफी है यारों, पर हम कौन सा इंसाफ के पुजारी है? हम तो सिर्फ और सिर्फ हवस के पुजारी है। ये कहकर वो तीनों हंसने लगे हैं और सोना को देखने लगते हैं। वही सोना उनकी बातें सुनकर डर कर सिमट कर बैठ जाती है। तभी रूडी उनकी बात सुनकर तिरछी स्माइल करते हुए कहता है, तुम तीन और मैं एक। इंटरेस्टिंग, तो चलो शुरू करते हैं गेम। तुम तीनों एक साथ आओ, मुझे भी तो पता चले अपनी कैपेसिटी। रोज 10 लोगों को मारकर जो मजा मुझे आता है वो तुम तीनों को मारकर आता है या नहीं? ये कहकर आगे बढ़ने लगता है उन लड़कों की तरफ। वही वो लड़के उसकी बात सुनकर डर जाते हैं, पर अपने चेहरे पर नहीं लाते हैं। और उनमें से एक कहता है, देखो हमारी तुमसे कोई दुश्मनी। वो इतना कह ही रहा होता है कि रूडी एक झटके में उसकी गर्दन पकड़कर मरोड़ देता है और अगले ही पल उस लड़के की लाश जमीन पर गिरी होती है। उसको ऐसे देखकर सोना जोर से चीखती है, तो रूडी उसे देखते हुए कहता है, रिलैक्स भाभी, जस्ट क्लोज योर आईज एंड डोंट स्क्रीमिंग। उसकी बात सुनकर सोना अपना सिर हाँ में हिलाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही बाकी 2 लड़के उस लड़के की ऐसी भयानक मौत देखकर कांपने लगते हैं और अपने कदम पीछे लेते हुए भागने की कोशिश करते हैं, पर वो भाग पाते उससे पहले ही रूडी झट से उनके पैरों को पकड़कर खींचता है, तो दोनों मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ते हैं। वही रूडी गुस्से से उन्हें वैसे ही घसीटते हुए सोना के पास उसके कदमों में लाकर पटकते हुए उन्हें उसके बालों से पकड़कर उनका चेहरा ऊपर सोना की तरफ करते हुए कहता है, देखो इन्हें अच्छे से देख लो और पहचान भी लो, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी का वो आखिरी इंसान बनने वाली है जिसे तुम देख पा रहे हो, और यही वो इंसान है जो आज तुम्हारी मौत की वजह बनेगी। गलती कर दी तुमने इन्हें चोट पहुंचाकर। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि आज मैं यहाँ आया हूँ उनकी सिक्योरिटी के लिए। अगर मेरी जगह मेरा भाई आता न, तो अब तक तुम्हारे सारी बॉडी के हर एक पार्ट्स के चित्रे किसी गटर में पड़े हुए मिलते सबको। ये सुनकर वह दोनों लड़कों की रूह कांप जाती है और वह गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, माफ कर दो भाई, गलती हो गई, हम दोबारा कभी इन पर नजर नहीं डालेंगे, प्लीज छोड़ दो हमें। ये कहकर वह दोनों रहम की भीख मांगने लगते हैं, पर रूडी उन्हें नहीं छोड़ता और उनसे गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, गलती नहीं गुनाह किया है तुम दोनों ने जिस पर नजर डालने की हिम्मत की है, जानते भी हो कौन है वो। ये सुनकर वह दोनों लड़के कांपते हुए उसे देखने लगते हैं। वही रूडी की बात सुनकर सोना भी रूडी को ध्यान से देखने लगती है। उसे भी जानना था कि रूडी कौन था और उसे भाभी क्यों कह रहा था और किसने उसे उसकी हिफाजत करने के लिए कहा था। वही रूडी उन दोनों गुंडों को जमीन पर पटकते हुए उनके सिर पर अपने पैर रखकर मसलते हुए कहता है, सूर्या राणा का नाम सुना है तुमने? ये सुनकर तो वह दोनों लड़के बिल्कुल सुन्न पड़ जाते हैं और उनकी रूह कांपने लगती है। वही सोना अभी भी कंफ्यूजन में रूडी को देखने लगती है, तो रूडी अपनी गन निकालकर लोड करते हुए उन दोनों पर तानते हुए कहता है, सूर्या राणा की बीवी है वो, और तुमने सूर्या राणा की बीवी पर नजर डालने की हिम्मत कैसे की? उस सूर्या राणा की अमानत पर जो पल भर में लोगों को नर्क के दर्शन करवा देता है, जो खुद किसी यमराज से कम नहीं, तो भुगतो अब उसकी सजा। ये कहकर वह उन दोनों लड़कों के सीने में गोलियां दाग देता है। वही सोना, जो कि रूडी के मुंह से सूर्या का नाम जानकर सदमे में थी, वह गोलियों की आवाज सुनते ही जोर से चीखते हुए वहीं पर बेहोश हो जाती है।